नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। 10 मिनट के अंदर 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की क्लास हमने स्टार्ट की है। आज उसके आगे के जो एमसीक्यू हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आज हमारी दूसरी वीडियो रहेगी। इसके अंदर भी हमने जो है 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम इसके साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बैसिलस का आकार होता है। बैसिलस क्या होता है? एक बैसिलस जीवाणु होता है। जैसे गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जीवाणु की शेप होती है। तो उसके आधार पर पूछा गया है कि बैसिलस का आकार होता है। दंडाकार रोड शेप होता है, वर्गाकार स्क्वायर होता है, आयताकार रेक्टेंगल होता है, या फिर वर्ताकार सर्कल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। जो बैसिलस होता है वो दंडाकार होता है। कैसा होता है? दंडाकार होता है, रोड शेप का होता है। किस शेप का होता है? रोड शेप का होता है। बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में मैंने आपको बताया था। जीवाणु जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1976 के अंदर बैक्टीरिया की खोज की थी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा 1976 के अंदर जीवाणु की खोज की थी और लीeuwenhoek के द्वारा इसका नाम जंतुक रखा गया था। जब लीeuwenhoek ने इसकी खोज की तो उस समय इसका नाम उन्होंने जंतुक रखा था। लेकिन जो बैक्टीरिया जो शब्द है, जो जीवाणु जो शब्द है, वो एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु के यहां पर प्रकार हैं। तो जीवाणु के कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले जीवाणु का प्रकार है कोकाई। कोकाई जो होते हैं वो गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। जो बेसिलस है वो कैसे होते हैं? दंडाकार हैं। यही तो क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है। यहाँ से हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बेसिलस है वो किस आकृति के होते हैं? तो वो दंडाकार होते हैं। स्पाइरिला होता है वो सर्पिल होते हैं, और जो वाइब्रियो होता है वो कोमा की तरह होते हैं, कोमा के शेप के होते हैं। तो शेप के आधार पर जीवाणु के प्रकार दिए गए हैं। जो कोकाई होते हैं वो गोल होते हैं, जो बेसिलस होते हैं वो दंडाकार होते हैं, जो स्पाइरिला है वो सर्पिल होते हैं, और जो वाइब्रियो है वो कोमा की तरह होते हैं। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि फसल के बीज बोने से पहले, फसल के बीज बोने से पहले सनहेम्स या गवार, सनहेम्स या गवार जैसे कुछ पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें जुताई के द्वारा मिट्टी में घास पात से ढक दिया जाता है। हरे पौधे खालिस्तान में बदल जाते हैं। हम करते हैं ना, कई बार क्या करते हैं, गुआर बोते हैं और उस गुआर को कुछ समय के बाद में जो है ना उसकी जुताई के समय क्या कर देते हैं, उसको बवा देते हैं। तो वो क्या होता है? उर्वरक होता है, या फिर वो म्यूटस होता है, या फिर वो हरी खाद होता है, या फिर वो मिट्टी होता है। किसके अंदर बदलते हैं? तो हरी खाद के अंदर बदलते हैं। जो गुआर को हम जो है जिसको बा देते हैं तो वो किसके अंदर बदलता है? तो वो बदलता है हरी खाद के अंदर बदलता है। यही क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि फसल के बीज बोने से पहले सनहेम्स या गवार जैसे कुछ पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें जुताई के द्वारा मिट्टी में घास पात से ढक दिया जाता है। ये हरे पौधे खालिस्तान में बदल जाते हैं, तो ये हरी खाद के अंदर बदल जाते हैं। हरी खाद का काम होता है मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को जोड़ना। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना किसका कार्य होता है? हरी खाद का होता है, ग्रीन मैन्यूर का होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं या पाक सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है, या इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं पाक सोडा। पाक सोडा भोजन पकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पाक सोडा कहते हैं। फार्मूला पूछा गया है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका नाम एक तो क्या है? खाने वाला सोडा होता है, दूसरा नाम पाक सोडा होता है। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करते हैं उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
दूसरा नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न मिले तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, या पाक सोडे का फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। यहां पर देखो बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया है, ये वाला है, तो ये किसके अंदर आया, हरियाणा पुलिस 2018 के अंदर है। वहीं पर खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर फार्मूला पूछा है, यहां पर नाम पूछा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन रिकॉर्डर 2016 के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं दावन सोडा, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा जिसको कहा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। लैब अटेंडेंट 2018 के अंदर पूछा गया। इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये अकेला सोडियम कार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, धोने वाला सोडा अकेला सोडियम कार्बोनेट होता है। फार्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3.10H2 होता है, जिसको हम दावन सोडा कहते हैं। वहीं पर आगे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है, धुलाई का सोडा का आम नाम है। वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया, 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि धुलाई दावन सोडा का आम नाम क्या है, तो अभी बताया मैंने, धोने वाला जो सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है, तो सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। वहीं पर और क्वेश्चन पूछा गया है, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। चिल्ली सोरा पूछा गया है, चिल्ली सोरा, चिल्ली साल्ट पीटर किसको कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट को। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फार्मूले का नाम, फार्मूला पूछा गया था NaNO3, Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट होता है। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस 2018 के अंदर पूछा। उसके बाद में जस्ट IRB का पेपर हुआ था, IRB के पेपर के अंदर पूछा गया था भारतीय सोरा, इंडियन साल्ट पीटर। उसी के अगले पेपर में पूछा भारतीय सोरा, इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। तो दो क्वेश्चन है, एक भारतीय सोरा है जिसको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कहा जाता है, एक चिल्ली सोरा है जिसको सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है। वहीं पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, खाने का जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, साल्ट का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है, और उसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। हरियाणा पुलिस 2021 का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट है, जिसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। प्राचीन नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 के अंदर, कब हुई थी, 1936 के अंदर है। और जिम कार्बेट के अंदर से कौन सी नदी बहती है, तो यहां पर रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 के अंदर कहां से की गई, जिम कार्बेट से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 के अंदर की गई थी। तो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कार्बेट से हुई थी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। संख्या कितनी है, 11 है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर पड़ता है, लेह के अंदर। लेह कहां पर है, लद्दाख यूटी के अंदर। लद्दाख यूटी के अंदर पड़ता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह, जहां पर कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो ये जो है HSSC के
द्वारा एसएससी के जो है ना अलावा जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है, BSSC के अंदर पूछा गया है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। गान्ना पक्षी विहार कहां पर पड़ता है? राजस्थान के अंदर। पेरियार कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। पेरियार अभ्यारण्य पूछे या पेरियार नदी पूछे तो कहां पर पड़ती है? केरल के अंदर है। कान्हा किसली कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कान्हा किसली कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन अब की बार जो है दिवस से क्वेश्चन पूछे गए थे। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, 30 मार्च को, 25 अप्रैल को या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दो में कंफ्यूजन रहता है, टीबी डे और किसके अंदर? मलेरिया डे के अंदर कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने यहां पर लिखा है टीबी डे। विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होती है। और टीबी के जीवाणु की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी 24 मार्च 1882 को। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। जिस उपलक्ष्य के अंदर 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी के अंदर टिक्का दिया जाता है किसका? BCG का, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का। और इसके जो है ना बैक्टीरिया जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किस जीवाणु के कारण टीबी होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण है टीबी होता है। और टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर मैं बात करता हूं मलेरिया के बारे में तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है, जिसकी खोज 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। लेकिन मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। वहीं पर इसको जो है भेजने का कार्य एक से दूसरे के अंदर वाहक का काम कौन करता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। वाहक का काम कौन करता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा वाहक का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है? NDRI कहां पर स्थित है? तो NDRI कहां पर है? सभी को पता है करनाल के अंदर स्थित है। लेकिन करनाल के अंदर स्थित कब हुई थी? यह स्थानांतरित की गई थी 1955 के अंदर स्थानांतरित की गई थी। सबसे पहले NDRI है। NDRI की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जिसकी स्थापना 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर हुई थी। NDRI की स्थापना 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर हुई थी। और उस समय 1923 में नाम रखा गया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसका नाम था। कब था? 1923 के अंदर, जब बेंगलोर के अंदर स्थापना की गई थी। और 1936 के अंदर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया। और 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इसका नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI रख दिया गया। और 1955 के अंदर इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये कहानी थी NDRI के बारे में। हरियाणा के किस जिले के अंदर ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI स्थित है? तो करनाल के अंदर है। कहां पर है? करनाल के अंदर है। NDRI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्थापना 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर हुई थी। बेंगलोर के अंदर जब 1923 में स्थापना हुई उस समय नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग नाम था। 1936 के अंदर इसका नाम बदल करके इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया। और 1947 के अंदर इसका नाम NDRI नाम दिया गया। और 1955 के अंदर इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में पिछली वीडियो में करवाया था। पिछली वीडियो के अंदर करवाया था कि हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर है। जैसे जो संगठन है, संगठन से और RBI से क्वेश्चन वो है, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन यहां से पूछे गए स्टैटिक जीके से।
तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, आरबीआई किस एक्ट के तहत है। तो आरबीआई के अंदर एक्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1934 के तहत है। अगर मैं बात करता हूं स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है स्थापना हुई थी। 1935 को 1 अप्रैल 1935 के अंदर जो है स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना होती है। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। पहले अध्यक्ष की मैं बात करता हूं तो पहला अध्यक्ष कौन था? सर ओसबर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। उनका कार्यकाल 1935 से 1937 का था। उसके बाद में सर जेम्स जो है टेलर आए थे, सर जेम्स टेलर आए थे। उनका कार्यकाल था 1937 से 1943 का जो है कार्यकाल रहा था। फिर जो है पहले भारतीय गवर्नर आए थे जिसका नाम सीडी देशमुख था, और उनका कार्यकाल था 1943 से लेकर के 1949। अगर बात करें भारत आजादी के समय, भारतीय आजादी के समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। भारतीय आजादी के समय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख है। और राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय उसके गवर्नर कौन थे? तो वहां पर सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे। मैंने आपको बताया था वो प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं तो वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन से नंबर के थे? 15वें नंबर पर रहे थे, 15वें नंबर के थे। अगर वर्तमान की मैं बात करता हूं तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं, जो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा को भेजी गई सीटों की कुल संख्या है। यह भी हरियाणा पुलिस 2021 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है? 32, 30, 31 या कोई नहीं तो कितनी सीट है? 31 सीट पड़ती है। आपको पता है संसद किस आर्टिकल के अंदर आता है? 79 के अंदर है। राज्यसभा 80 के अंदर है और लोकसभा 81 अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर आता है। राज्यसभा किस आर्टिकल के अंदर है? 80 आर्टिकल के अंदर आता है। राज्यसभा की मैक्सिमम सीट जो है 250 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी? 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में संख्या 245 है। 245 के अंदर जो 12 जो कैंडिडेट होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो कला, विज्ञान, साहित्य, अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो 12 सदस्य किससे आते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यहाँ पर किए जाते हैं। न्यूनतम उम्र राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष की होती है। लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की होती है। और वहीं पर राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए उम्र न्यूनतम 35 वर्ष की होती है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के अंदर यहाँ पर बदलते रहते हैं। कार्यकाल इसका कितना होता है? 6 जो है साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का। कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 साल का इनका जो है कार्यकाल होता है। अगर मैक्सिमम सीट की बात करते हैं तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। 31 सीट जो है सबसे ज्यादा किसके अंदर है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती हैं। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा की, हरियाणा के अंदर कितनी राज्यसभा की सीट है? 5 जो है सीट हरियाणा के अंदर पड़ती हैं। वर्तमान में सदस्य कौन कौन है? तो रामचंद्र जांगड़ा है, देवेंद्र पाल वत्स हैं, कृष्ण पाल पवार हैं, कार्तिक शर्मा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। रामचंद्र जांगड़ा, देवेंद्र पाल वत्स और कृष्ण पाल पवार किससे हैं? बीजेपी से हैं। और कार्तिक के जो शर्मा है ये एनडीए का है, गठबंधन का है। किसका है? गठबंधन का है। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये गठबंधन का है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। किसका है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। 3 बीजेपी के हैं, 1 एनडीए के गठबंधन का है और 1 कांग्रेस का है। वर्तमान में 2 चुने गए हैं। हरियाणा के अंदर वर्तमान में 2 नए राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। एक कृष्ण पाल पवार हैं और दूसरा कार्तिक शर्मा है। इनका कार्यकाल 11 जून 2022 से अगले 6 साल 2028 तक रहेगा। 11 जून 2022 से 2028 तक 2 राज्यसभा सांसद का इनका कार्यकाल रहेगा। तो वर्तमान में 2 नए चयन किस किस का नया चयन हुआ है? कृष्ण पाल पवार का और कार्तिक शर्मा का। कृष्ण पाल पवार जो है वो किसके हैं? बीजेपी से हैं।
और ये एनडीए के गठबंधन का है। किसका है? गठबंधन का है। अगर मैं बात करता हूं सेवन सिस्टर के अंदर, जो सेवन सिस्टर हैं उनके अंदर अगर असम को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? असम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो है 6 जो राज्य हैं उस साइड में, बाकी 6 जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, मेघालय है, इनके अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 सीट होती है। साथ में गोवा की, सिक्किम की, गोवा की और सिक्किम की कितनी राज्यसभा सीट होती हैं? 1 सीट होती है। असम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो असम के अंदर है, असम को छोड़ करके बाकी 6 के अंदर राज्यसभा की सीट 1 है। असम के अंदर टोटल जो है 7 सीट है। कितनी सीट होती हैं? 7 सीट है राज्यसभा की। असम के अंदर 7 सीट हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, सिक्किम के अंदर राज्यसभा की 1 सीट है। अगर हम बात करते हैं यूटी के अंदर है, तो 3 ऐसी यूटी हैं जिनके अंदर राज्यसभा की सीट है। कौन सी? जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सीट हैं, दिल्ली के अंदर 3 सीट हैं और पुदुचेरी के अंदर कितनी है? 1 सीट है। जम्मू कश्मीर के अंदर 4 राज्यसभा की सीट है, दिल्ली के अंदर 3 है, पुदुचेरी के अंदर 1 है, हरियाणा के अंदर 5 है, उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद में अगली मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है। कौन सा क्वेश्चन है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम हिंदी के अंदर जीवाणु कहते हैं। जीवाणु की खोज 1676 के अंदर किसके द्वारा की गई? ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई थी। राइजोबियम स्थिर करता है, राइजोबियम किसको जो है स्थिर करने का कार्य करता है? नियोन को, नाइट्रोजन को, ऑर्गन को और हाइड्रोजन को। किसको करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम को एक पादप मेजबान की आवश्यकता होती है। यह स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं। जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अकेला कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है। उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक पादप, एक पौधे की आवश्यकता है। जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उन सभी फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और वो बैक्टीरिया वहां पर उस क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। पौधा जो है ना कभी भी वातावरण से नहीं तो नाइट्रोजन वातावरण के अंदर 78% है टोटल, तो वहां से कभी भी वो प्राप्त नहीं करता। वो पृथ्वी से ही प्राप्त करता है, मिट्टी से ही प्राप्त करता है। और मिट्टी के अंदर जितनी भी फलीदार फसल होती है वो नाइट्रोजन में सहायक होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो फिर से यही आरबीआई से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक खालिस्तान वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया? तो 1949 के अंदर। मैंने बताया था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने रुपए की लागत से? 5 करोड़ रुपए की लागत से। 5 करोड़ रुपए की लागत से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय तो उसका गवर्नर था, वो कौन था? सीडी देशमुख, जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे। बाकी जितनी भी आरबीआई के बारे में डिटेल हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर करवा दी थी। इस पीडीएफ के अंदर एक छोटी सी समस्या है, उस समस्या को आपने दूर करना है। यहाँ पर ये जो राज्यसभा का कार्यकाल है ये गलती से 6 साल की बजाय यहाँ पर 6 माह लिख दिया गया है, तो इसको चेंज कर लेना। आपको कार्यकाल जो होगा वो कितने साल का होगा? 6 साल का होगा, 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का है? ये 6 वर्ष का। गलती से ये 6 माह लिख दिया गया है, इसको 6 वर्ष कर लेना है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।